नेक्स्ट पार्ट। इस सुबह वो अभी गहरी नींद में थी जब मोबाइल अचानक बजने लगा। चमकती स्क्रीन पर जहां का नाम जल बुझ रहा था। इसने खुमार आलू सा हेलो कहते हुए फोन कान से लगाया। मैं फेरी से बेवकदा आ रहा हूँ, तुम पोर्ट पे पहुंच जाओ। क्या? वो एक झटके से उठ बैठी। तुम आ रहे हो? इसके लहजे में सारे जमाने की खुशी दर आई। हाँ, मैंने सोचा बंदे को इतना मसरूफ भी नहीं होना चाहिए, वो हंसकर बोला। वो लिहाफ फेंक कर बाहर को भागी। आयशा किचन में काम करती नजर आ रही थी। बाहर एक कुर्सी पर बैठी नाश्ता कर रही थी। आज तुम जंगल नहीं जाओगी? बस मैंने कह दिया। हलीमा आंटी ने कहा है कि तुम्हें पूरा सबक दोबारा याद करने की जरूरत है। मगर आयशे, महारे ने मुंह बसोड़कर प्लेट पड़े हटाई। आयशा, मुझे पोर्ट जाना है। वो भागती हुई चौखट पे आन रुकी। मेरा कजन आ रहा है इस्तांबुल से। ठीक है, फिर हम पहले पोर्ट चले जाएंगे। ठीक। वो अपनी खुशी छुपाती तैयार होने वापस भाग गई। दो रोज कबल हलीमा आंटी ने आयशा के हाथ इसके लिए एक मैरून रंग का शीशों के काम वाला कुर्ता भेजा था। इसने नीली जीन्स पे वही घुटनों तक आता कुर्ता पहन लिया और गीले बाल खुले छोड़ दिए। कंधों में इसने आयशा का मैरून पोंचू पहन लिया था। बहारे को हलीमा आंटी के पास छोड़कर वो दोनों फेरी पोर्ट पर आ गई। फेरी अभी 5 मिनट कबल पहुंचा था। टूरिस्ट का एक बहर बेकरार से इसे उतर रहा था। वो आंखों पे हाथ का साया किए फेरी से उतरते लोगों को मुतलाशी निगाहों से देखने लगी। तभी इसे जहां नजर आया। वो नीली जींस की जेबों में हाथ डाले सामने से चलता हुआ आ रहा था। इसने अभी ऊपर मैरून स्वेटर पहन रखा था। जहां को अपने करीब देखकर वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। जहान, ओवर हियर। इसने हाथ ऊंचा करके हिलाया। जहान ने देख लिया था। तभी धीमा सा मुस्कुराता इनकी तरफ आया। वाह, तुम तो टाइम पे पहुंच गई। थैंक्स। ये मेरी फ्रेंड है आयशा गुल, मैं इसी के साथ ही रह रही हूँ। और आयशा, ये मेरा कजन है जहान सिकंदर। मैं इसी के साथ रह रही हूँ। और आयशा, ये मेरा कजन है जहान सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम। आयशा ने अपने नर्म अजली खुश अखलाक अंदाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। इसने मुस्कुराते हुए सर को जम्बरती। तो तुम इनकी बिन बुलाई मेहमान बनी हुई हो? अरे नहीं, बिन बुलाई क्यों? हमने तो खुद हया को बस इस रात चंद दिन इधर रुकने का कहा। आयशा जरा झीम गई। फिर थोड़ी देर ही वो रुक पाई कि इसे जंगल जाना था। वो चली गई तो वो दोनों बंद गांव से हटकर सड़क की तरफ आ गए। मैरून और नीले रंग में मलबूस वो सड़क के किनारे चलते बिल्कुल एक से लग रहे थे। तुम्हारा फोन इतनी अफरा तफरी में आया कि मैं नाश्ता भी नहीं कर सकी। मेन बाजार में रेस्टोरेंट के खुले फ्रंट से इश्तहाअंगेज खुशबू बाहर आ रही थी। फिर जाओ और मेरे लिए भी नाश्ता ले आओ, मगर पे मैं करूंगा। इसने वॉलेट निकालकर चंद नोट निकाले। तुर्क रस्म रिवाज के मुताबिक अदायगी हमेशा मेजबान करता है और इधर मेजबान मैं हूँ जहान। छोड़ो तुर्क को, हम पाकिस्तानी हैं। शुक्र तुम्हें याद तो है। इसने नोट पकड़े और रेस्टोरेंट की कितार की सिम चली गई। वहां सड़क की एक तरफ रेस्टोरेंट से तो दूसरी तरफ कितार में बेंच मेजें ऐसे लगी थी जैसे किसी चर्च में लगी होती हैं। दरमियान में खुली सुरमई सड़क थी जो गुज़िश्ता रात की बारिश से अभी तक नम थी। जहान एक बेंच पे बैठ गया और कोनिया मेज पे रखकर दोनों मुट्ठियां बाहर मिलाकर होंठों पे रखे इसे देखने लगा जो सड़क के पार एक रेस्टोरेंट के सामने खड़ी थी। चंद सानी के बाद वो पलटी तो इसके हाथ में ट्रे थी जिसमें कॉफी कप और सैंडविचेस रखे थे। इसने ट्रे मेज पे जहान के सामने रखी। शुक्रिया, इसने मुस्कुराकर कहते हुए एक कप उठा लिया। और अब तुम वापस इस्तांबुल आ जाओ, बहुत रह लिया इधर। क्यों? कॉफी का कप लबों तक ले जाते हुए वो साख्ता रुकी। और मम्मी तुम्हें याद कर रही थी। सिर्फ मम्मी? इसने आज जर्दगी से पूछा, फिर सर झटक कर फीका सा मुस्कुराया। तो फिर जहां सिकंदर 1 घंटे की मुसाफत तय करके मुझसे मिलने आने का एहसान कितने दिन तक जताएंगे? तकरीबन। जहां सिकंदर कुछ मुस्कुराकर कुछ कहते कहते रुका। इसकी आंखों में उलझन भरी। तुम्हारी आंख पे क्या हुआ है? इसकी निगाहें हया के चेहरे पर फिसलती गर्दन पे जा रही और होंठ और गर्दन पे। तुम्हें चोट लगी है? हाँ, बहुत गहरी चोट लगी थी। कैसे? वो जरा तफक्कुर से कहता आगे को हुआ और कप मेज पे रखा। मैं गिर गई थी, बहुत बुरी तरह से गिर गई थी। वो इसकी आंखों में देखते हुए भी कहीं दूर चली गई। ओह, आप ठीक हो? हया ने जवाबन इस बात में सर हिला दिया। और ये तुमने अपनी उम्र से इतनी छोटी लड़की से दोस्ती करना कब शुरू कर दी? जब से अपनी उम्र वाली साथ छोड़ गई।
एक बोझल सी खामोशी दोनों के दरमियान हायल हो गई। एक ना खत्म होने वाले क्रम ने सड़क के किनारे लगे बंजर बेंचेस की कितारों को घेरे में ले लिया। करीब में एक बच्चा 3 गेंदें जो मोटे मोटे जर्द लीमू से मुश्तशाबे थी यूं उछालते हुए चला आ रहा था कि कोई गेंद गिरने ना पाती थी। खैर ये दोनों बहनें उम्र में इतनी छोटी नहीं है, बस चेहरे से लगती हैं। आयशा 20 साल की है और छोटी बहारें 9 साल की। उन्होंने मेरी मदद की थी, यूं हमारी दोस्ती हो गई। कैसी मदद? मेरे बालों में कुछ गिर गया था, हादसाती तौर पर वो आयशा ने उतार दिया। मगर तुम फिक्र ना करो, अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। मगर कुछ तो बदला है हया। वो कॉफी के घूंट लेता जरा उलझन से उसको देख रहा था। हाँ, कुछ तो बदला है। बस बाद में सर हिलाकर गेंदों का करतब दिखाते लड़के को देखने लगे। एक डॉली था जो किसी निगरान फरिश्ते की तरह इसका पहरा दिया करता था। एक मेजर अहमद था जो इसकी खामोशी सुनने के लिए 3 घंटे तक फोन कान से लगाए रखता था। एक अब्दुल रहमान था जो दूसरे मुल्क में होने के बावजूद इसकी मदद के लिए आता था। और एक जहां सिकंदर था जो इसकी एक वजाहत में मुतमईन हो जाता था, जो इसके चेहरे के जख्म को देख सकता था मगर इनके पीछे इसकी जली हुई रूह इसे नजर नहीं आई। जो नजर आता है वो सब कुछ देख लेते हैं, जो नहीं नजर आता वो कोई नहीं देख सकता। और जहां ऐसे लोगों में शामिल था। दफ्तर में ऐसे चून बजी तो जहां ने मोबाइल जेब से निकाला और देखा मम्मी को बताकर नहीं आया था। अब इनकी तफ्तीश शुरू हो गई है। वो पैगाम का जवाब टाइप करते हुए मुस्कुराकर कहने लगा, तुम जितनी इनकी मानते हो मैं जानती हूँ। वो मुझसे कुछ मनवाती नहीं है, वरना शायद मैं इनकी वाकई मानता। इसने पैगाम भेजकर सेलफोन वहीं मेज पर डाल दिया। हया ने एक नजर इसके फोन को देखा तो वो सिमवन स्पेशल कौन था जिसने तुम्हें ये फोन गिफ्ट किया था? जहान ने मोबाइल उठाकर एक तरफ बढ़ाया। कि तुम रख लो, मैं और ले लूंगा। इतने सवाल पूछती हो ना तुम मेरे फोन के बारे में। हया ने फोन इसके हाथ से लेकर वापस मेज पर रख दिया। बात को मत टालो, मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं, तुम फिक्र ना करो, किसी लड़की ने नहीं दिया। ये मेरा ऑफिशियल फोन था, मेरी जॉब का फोन है, मेरे बॉस ने दिया था। तुम्हारा बॉस? इसकी आंखों में उलझन उभरी। मगर तुम तो अपना काम करते हो ना? हमेशा से तो अपना काम नहीं करता था। ये रेस्टोरेंट तो 1.5-2 साल पहले खोला है। इससे पहले तो बहुत सी जॉब्स की हैं। वो जर्द गिरने उछालते बच्चे को देखकर धीमा सा मुस्कुराता हुआ कह रहा था। उस वक्त की आंखों में कोई ऐसा नर्म सा तासुर था जो हया ने सिर्फ एक दफा पहले देखा था। जैसे वो कुछ याद कर रहा हो, कोई गुमगुश्ता किस्सा। एक बात कहूं जहां, मुझे लगता है तो मैं अपनी जॉब और अपना बॉस बहुत पसंद था। वो बगौर इसके चेहरे के तासुरात को देखते हुए बोली तो जहां ने बुरी तरह से चौंक कर इसे देखा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि अभी अपने बॉस और जॉब का जिक्र करते हुए तुम्हारी आंखों में जो चमक और मोहब्बत डर आई थी ना, ये मैंने पहले तब देखी थी जब तुम हमारे किचन में मुझे इस स्पेशल गिफ्ट के बारे में बता रहे थे। और अब भी ये सब कहते हुए तुम्हारा चेहरा एकदम से इतना ग्लो करने लग गया कि मुझे लगा इस जिक्र से वाबस्ता कोई खास याद तुम्हारे जहन में चल रही है। तो तुम चेहरे पढ़ने लग गई हो। वो जैसे संभल कर मुस्कुराए। बताओ ना, तुम्हें अपनी पिछली जॉब बहुत पसंद थी? हाँ, बहुत ज्यादा। बड़े ऐश थे तब। अपनी राजधानी, अपनी जगह की बात ही कुछ और होती। और अपने चेहरे के तासुरात को हमवार रखे दोबारा कहीं पीछे ना जाने की कोशिश कर रहा था। तो वो जॉब क्यों छोड़ दी? बाज़ दफा इंसान को बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अपनी सल्तनत से खुद को खुद जलावतन करना पड़ता है। इन शहजादों के जजीरों को तुर्क में अलादार कहते हैं, क्योंकि यहाँ इन शहजादों को जलावतन करके भेजा जाता था। जो सलातीन को अपने तख्त के लिए खतरा लगते थे, वो बात को कहीं और ले गया। हाँ, और मैं सोचती हूँ जहान को जिलावतन शहजादे अपने पुराने शहाना दौर को कितना याद करते होंगे। और जो खुद को खुद ही जिलावतन करते हैं, इनकी याद में तकलीफ भी डर आती है। फिर इसने धीरे से सर झटका और समंदर पे चलते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों समंदर पे पत्थरों की कितार पे चल रहे थे। हवा से हया के बाल उड़ उड़कर जहान के कंधे से टकरा रहे थे, मगर वो इन्हें नहीं समेट रही थी। वो भी खामोशी से जीन्स की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए कदम उठा रहा है। तुम्हारा रेस्टोरेंट कैसा जा रहा है? रेनोवेशन करवा रहा हूँ और मेरी लैंड लेडी भी कोई लॉयर कर रही है मेरे खिलाफ। मेरी ये समझ में नहीं आता कि इसके पास एकदम से खुद का इतना पैसा कहाँ से आ गया कि वो इतना महंगा लॉयर कर सके। हया का दिल
आज़ादी के समंदर में डूब उभरा। वो जानती थी कि अचानक से इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया था, वो सब इसकी गलती थी। तो तुम अब क्या करोगे? आजकल बस छुपा हुआ हूँ, इसीलिए रेस्टोरेंट से भागकर इधर आ गया हूँ। जरा लो प्रोफाइल रखी हुई है, वो धीरे से हंसकर बोला। तुम इससे इतना क्यों डरते हो? डरता तो मैं फुरकान मामू और साइमा ताई के सिवा किसी से नहीं। समंदर की एक तेज लहर आई और इनके कदमों को भिगोकर वापस पलट गई। ओह, फुरकान मामू की बेटी की मंगनी हो गई, मंगनी हो रही है। इसे अचानक याद आया। हया हैरत से रुककर इसे देखने लगे। इरम की? कब? किससे? कल रात मामी का फोन आया था मम्मी को, उन्होंने बताया। फंक्शन तो मालूम नहीं कब है, अलबत्ता रिश्ता तय हो गया। मगर किससे? फुरकान मामू के किसी दोस्त की फैमिली है, ज्यादा तफसील मुझे नहीं मालूम। वो शाने उचकाकर बोला। वो दोनों फिर से चलने लगे। इरम नहीं मानी होगी, ताया ने जबरदस्ती की होगी, वो यही सोच रही थी। तुम्हें पता है जहान, अम्मा अब्बा और ताया ताई की बड़ी ख्वाहिश थी कि इरम का रिश्ता रुहेल से हो। अब पता नहीं ताया ताई ने कहीं और क्यों रिश्ता कर दिया। मगर रुहेल तो, वो कुछ कहते कहते एकदम रुका। जिंदगी में पहली दफा इसे लगा जहान के लबों से कोई बात गैर इरादी तौर पर फिसली थी। मगर रुहेल क्या? वो चौंक कर इसे देखने लगी। रुहेल की तो अभी काफी स्टडीज रहती हैं। वो बात बदल गया था, वो शर्तिया कह सकती थी। रुहेल की पढ़ाई खत्म हो चुकी है, जब मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगी वो तब आने वाला होगा। जवाबन जहां ने गहरी परखती नजर इस पर डाली। तुम्हारा रुहेल से राब्ता है जहां? फूफो ने एक दफा बताया था कि तुम लोग अनटच हो। इसने अपनी पुरानी उलझन को अल्फाज पहना दिए। हाँ, कभी कभी बात हो जाती है। मैं इससे मिला था अमेरिका में। अच्छा, कब? इसने तो नहीं बताया। वो खुशगवार हैरत से इसे देखने लगी। पुरानी बात है, 3 साल तो हो ही गए होंगे। वो शाने उचकाकर बोला। इसे बहुत हैरत हुई थी। एक तो पता नहीं इसके घर वालों को हर बात अपने तक महदूद रखने का क्या शौक था। अभी पाकिस्तान में इसने अम्मा से सिकंदर अंकल के केस का पूछा तो इसे मालूम हुआ कि अम्मा अब्बा को सब पता था और अब रुहेल जहां से मिल भी चुका था, मगर इसने कभी नहीं बताया। आज तो वो रुहेल से जरूर पूछेगी। इसने तहैया कर लिया था। लहरें इसी तरह उमड़ उमड़ कर इसके पैरों को छू रही थी। जहां तुमने कभी सीप चुने हैं? यहाँ सीप होते हैं? वो जरा हैरान हुआ। हाँ, तुम्हें नहीं पता? आओ सीप चुनते हैं, इनसे मोती निकलेंगे। वाकई? अब देखते हैं कि तुम्हारा मोती निकलता है या नहीं। वो चैलेंजिंग अंदाज में मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। इन दोनों को एक एक सीप ही मिली। हया ने दूर बैठे टूरिस्ट की एक टोली से एक बड़ा छुरा लिया। वो फ्रूट काटने के लिए लाए थे और जहां के पास वापस पत्थरों पे आ बैठी। पहले इसने अपनी सीप खोली, वो खाली थी। मोसिक पे खून के कतरे लगे थे। इसने मायूसी से छुरा जहान की तरफ बढ़ा दिया। जहान ने ब्लेड स्लीप के खोल के दर्स में रखकर एहतियात से इसे काटा और किताब की मांद खोल दिया। हया ने गर्दन आगे करके देखा। उससे मोसिक के खून आलू लोथड़े के ऐन ऊपर किताब में मटर के दाने जितना 3 सफेद मोती जगमगा रहे थे। वो मुतहिर से इन चमकते मोतियों को देख लेती। जहां ने छुरी की नोक से मोती उखाड़े, इनको पानी से धोया और जेब से एक टिश्यू निकालकर इनमें लपेटा। ये तुम्हारे हुए। इसने टिश्यू हया की तरफ बढ़ाया। इसने धीरे से नफी में सहलाया। तुम इतने कीमती मोती किसी दूसरे को कैसे दे सकते हो? वो अभी तक इस लम्हे के जेरे असर थी। ये लड़कियों के शौक होते हैं, मैं इनका क्या करूंगा? वो लापरवाही से बोला। तुम्हें नहीं मालूम अगर ये बाहर गुल के निकलते तो इसके लिए कितने कीमती होते। इसकी जिंदगी का वाहिद मसला मोती है जो इसकी सीप से नहीं निकलते। इसने बेदिली से टिश्यू थाम लिया और इसे अपने निकले मोतियों से ज्यादा खुशी कोई शय नहीं दे सकती थी। नेक्स्ट पार्ट। शाम में वो आयशा के लैपटॉप के सामने बैठी रुहेल से स्काइप पे बात करती थी। जहान दोपहर में ही वापस चला गया था और इसके बाद सीधी घर आ गई थी। जब तक रुहेल ऑनलाइन नहीं हुआ, वो सोच रही थी कि 3 साल पुरानी बात रुहेल ने कभी क्यों नहीं बताई। 3 साल पहले क्या कभी इसने इशारों किनायों में इसे बताया था कि इसे सबीन फुप्पो का बेटा मिला था? इसकी हर सोच का जवाब नफी में था। 3 साल पहले इसकी जिंदगियों में क्या हो रहा था? वो शरिया एंड लॉ के दूसरे साल में थी। इनके एक दूर के चचा की शादी हुई थी और रुहेल ने एक दिन बहुत हंगामी अंदाज में कॉल करके अब्बा से पैसे मांगे थे। वो एकदम से चौंके। 3-3.5 साल कबल एक दिन रुहेल का अचानक ही फोन आया था। इसने अब्बा से 2 या 3 लाख रुपए मंगवाए थे। अब्बा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे वाकई जरूरत है।
اور हर क्यों के जवाब में वो यही कहता था कि पाकिस्तान आकर बताऊंगा। हया को इसकी परेशानी देखकर पक्का यकीन था कि इसने किसी दोस्त की कोई कीमती शय गुम कर दी है और इसी की कीमत भरने के लिए मांग रहा है। फिर पता नहीं रुहेल ने अब्बा को क्या वजह बताई भी या नहीं, मगर अब सारे मामले को दोबारा याद करते हुए वो सोचने लगी कि क्या इन दो वाकयात का कोई बाहिमी ताल्लुक था। सीधा सीधा पूछा तो रुहेल शायद छुपा जाए, सो इसे अंधेरे में निशाना बांधना था। रोहेल ऑनलाइन आ गया और अब इसका चेहरा स्क्रीन पर नजर आ रहा था। रस्मी बातों के बाद इसने बगैर किसी तमहीद के पूछा, तुमने जहां सिकंदर को कौन सा नुकसान भरने के लिए अब्बा से पैसे मंगवाए थे? लम्हे भर को तो रोहेल की समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रही है। फिर वो जरा हैरत से बोला, ये तुमसे किसने कहा? तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने जहान का कोई नुकसान हुआ था ना जब वो तुम्हारे पास अमेरिका आया हुआ था और तुमने अब्बा से पैसे मंगवाए थे? अंदर ही अंदर वो खुद भी गड़बड़ा रही थी कि क्या पता ऐसी कोई बात हुई ना हो। तुमसे जहां ने कहा है? वो अचंभे से पूछा। जिसने भी कहा है तुम मेरे सवालों का जवाब दो रुहेल। वो चंद लम्हे खामोश रहा जैसे शशो पानी में हो। तुम जहां से क्यों नहीं पूछ लेती? वो सब कुछ बता चुका है, मगर तुम इसलिए पूछ रही हूँ ताकि ये जान सको कि मेरा भाई मुझसे कितना झूठ बोल सकता है। तल्ख लहजे में कहकर इसने रुहेल के चेहरे को देखा। वहां वाज़े तिलमिलाहट डर आई थी, जज्बाती ब्लैकमेलिंग काम कर गई थी। बात झूठ बोलने की नहीं है और मुझे पता है कि इसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। वो बताएगा भी नहीं, क्योंकि इसने मुझे भी मना कर रखा है। फिर भी मैं तुम्हें बताए देता हूँ। वो जरा तवक्कुफ से बोला। वो एक रात के लिए बहुत अचानक मेरे पास आया था। इसके बाएं कंधे पे गोली लगी थी और इसे बर वक्त तिब्बी इमदाद चाहिए थी, मगर वो अस्पताल नहीं जाना चाहता था। तो इसके कहने पे मैंने अपनी एक डॉक्टर फ्रेंड को बुलाया जो तब अपनी रेजिडेंसी कर रही थी। इसने अपने अपार्टमेंट में जहां को ट्रीट किया और बैंडेज वगैरह किया। फिर जहां ने मुझे बस इतना बताया कि इसके पीछे कोई है और किसी से भागता फिर रहा है। इसके पास तुर्की के टिकट के लिए पैसे भी नहीं थे, तो इसके पैसे मांगने पे मैंने अब्बा से कहकर रातों रात पैसे अरेंज किए। वो सुबह होते ही वापस तुर्की चला गया। फिर हफ्ते बाद इसने पैसे वापस भिजवा दिए। बस यही बात थी। वो हक तक सुने जा रही थी। अब्बा को पता है इस बात का? नहीं, और तुम मत बताना। वो पहले ही जहां से मुतनफ्फर रहते हैं। ये बात बताई तो वो तो बस जहां की लापरवाही की वजह से इसे खिंचे थे, मगर अब ऐसा नहीं है। नहीं, वो किसी और बात पे इससे गश्ता थे। अब मत पूछना कि वो क्या बात है। मैं अभी जल्दी में हूँ, बाद में बताऊंगा, मगर इतना यकीन रखो कि वो जिस जख्मी हालत में मेरे पास आया था, मुझे वो उसी दिन से अच्छा लगने लगा था। और मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि वो सच बोल रहा था कि जब इसने उस रात मुझे कहा था कि रोहेल, आई एम नॉट दी बैड गाय, बल्कि जो मेरे पीछे हैं वो बुरे हैं। और दूसरी बात, इसने इसरार करना चाहा, मगर रुहेल इसे कोई मौका दिए बगैर मेज से अपनी चीजें समेटने लगा। इसे बाहर जाना था और वो जल्दी में था। हया ने बेदिली से लॉग आउट किया। इसका दिल एकदम बोझल हो गया। इसके घर वाले इसको छोटा समझ के इससे इतनी बातें छुपाते क्यों थे? नेक्स्ट पार्ट। आयशा ने लेटे हुए बहारे पे कंबल बराबर किया। फिर एक नजर इसे देखा जो बहारे की इस तरफ लेटी छत को तके जा रही थी। वो तीनों यूं सोती के बहारे दरमियान में होती। इसने आयशा की निगाहों का इर्तिकाज महसूस किया था, या शायद इसे पुकारने का इरादा पहले से ही रखती थी। कहो। आयशा पहलू के बल लेटी नरमी से बहारे के घुंघराले बालों को सहला रही थी। मेरी सीप से मोती क्यों नहीं निकलते? मैं इतना झूठ तो नहीं बोलती। वो छत को तक रही थी। तुम बहारे के फलसफे को जहन से निकाल दो। ये तो रिस्क होता है, कभी निकल आता है तो कभी नहीं निकलता। चंद लम्हे कमरे की तारीकी में डूब गए, जिसमें सब नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी फैली थी। बहारे की बंद आंखों से सांस लेने की आवाजें हौले से उभर रही थी। आयशे, इसने इसी तरह छत को तकते हुए पुकारा। फिर से पुकारा। क्या मुझे दुनिया ने धोखे में डाल रखा है? तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, मुझे लगता है जैसे मैं बहुत दूर निकल आई हूँ, इतनी दूर के इन बातों से खुद को रिलेट नहीं कर पाती जो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। हया, दूर हमेशा हम जाते हैं, अल्लाह दूर नहीं जाता। वो निगाहों का जाविया मोड़कर आयशा को सवालिया अंदाज में देखने लगी। अगर तुम्हें लगता है कि दूरियां बहुत बढ़ गई हैं, तो इन्हें खत्म करने की कोशिश में पहल भी तुम्हें करनी होगी। कैसे? वो बेख्तियार बोल उठी। तुम क्या करना चाहती हो?
मेरा बाजू मुझसे रोज ये सवाल करता है कि मैं कौन हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इसके सवाल का कोई अच्छा जवाब हो। मैं जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, इसलिए ताकि तुम्हारे सिर से मोती निकल आए नहीं। वो जरा खफत ज़दा हुई, बल्कि इसलिए ताकि मुझे इस आग में कभी जलना ना पड़े, जिससे मुझे अब बहुत डर लगता है। फिर इस फासले को समेटने की कोशिश करूं। कैसे? हया, ये जो हमारा अल्लाह से फासला आ जाता है ना, ये सीधी सड़क की तरह नहीं होता, ये पहाड़ की तरह होता है। इसको भागकर तय करने की कोशिश करोगी तो जल्दी थक जाओगी, जस्ट लगाओगी तो दरमियान में गिर जाओगी, उड़ने की कोशिश करोगी तो हवा साथ नहीं देगी। आयशा सांस लेने को लहजा भर के लिए रुकी। ये फासला बेबी स्टेप से दूर करना होता है, छोटे छोटे कदम उठाकर चोटी पे पहुंच जाता है। कभी भी दरमियान में पलट कर नीचे उतरना चाहोगी तो पुरानी जिंदगी की कशिशें शकल खींच लेगी और कदम उतरते चले जाएंगे और ऊपर चढ़ना इतना ही दुश्वार होगा, मगर हर ऊपर चढ़ते कदम पे बुलंदी मिलेगी। सो भागना मत, जुस्म ना लगाने की कोशिश करना, बस छोटे छोटे अच्छे काम करना और छोटे छोटे गुनाह छोड़ देना। आयशा गुल का चेहरा मध्यम सब्ज रोशनी में दमक रहा था। वो इतना नरम बोलती थी कि लगता जैसा गुलाब की पंखुड़ियां ऊपर से गिर रही हैं, जैसे शहद की नदी बह रही है, जैसे शाम की बारिश के मुलायम कतरे टपक रहे हैं। तो मैं क्या करूं? तुम अपनी कोई बहुत महबूब शय अल्लाह ताला के लिए कुर्बान कर दो। इसकी बात पर हया ने लम्हे भर के लिए सोचा। इसके पास ऐसी कौन सी शय थी? सबांजी के ड्रॉम में मेरे पास एक डायमंड रिंग पड़ी है, वो बहुत कीमती है। कीमती चीज नहीं, महबूब चीज कुर्बान करो। जरूरी नहीं कि तुम्हारी महबूब चीज कीमती भी हो। वो मुस्कुराकर बोली, और मैं बताऊं कि तुम्हारी महबूब तरीन शय क्या है? क्या? तुम्हारी अना। तुम इसे कुर्बान कर दो। मगर किसके लिए? वो जरा हैरत से बोली, अपने चचा की किसी बेटी के लिए। तुम्हारे कोई चचा और उनकी बेटियां हैं? हया ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। तुम उनके लिए वो करो जो तुम कभी नहीं करती। सबसे मुश्किल कुर्बानी देना चचा के बच्चों के लिए होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुकाबला इनसे रहता है और सबसे ज्यादा नाकदरे भी वही होते हैं। मैं इनके लिए क्या करूं? मैं इनसे कभी ज्यादती नहीं करती, बस मैं इनके तंज के जवाब में जुबान पे आए तंज को रोक नहीं पाती। हया, ये जो छोटे छोटे तंज और ताने होते हैं ना, इनसे बचा करो। मक्का में चंद बड़े बड़े सरदार थे जो यूं ही छोटे छोटे तंज कर जाते थे। फिर क्या हुआ? वो बदर से पहले छोटी छोटी तकलीफों से मर गए। कोई खराश से मरा तो कोई छोटे से फोड़े से। तुम अपनी कजन के लिए अपनी अना की जर भूल जाओ। मैं कोशिश करूंगी। वैसे आयशा, वो जरा सा मुस्कुराई, तुम बहुत प्यारी हो। जवाबन आयशा धीरे से हंस दी। तुम भी बहुत प्यारी हो हया। और मैं भी बहुत प्यारी हूँ, बहारे ने बंद आंखों से कहा तो वो दोनों चौंक कर इसे देखने लगी। गंदी बच्ची, तुम जाग रही हो? चलो सो जाओ, सुबह काम पे भी जाना है। आयशा ने बहारे को मसनूई खफगी से डांटते हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप ऑफ किया। सब्ज रोशनी गायब हो गई, कमरा तारीकी में डूब गया। सुबह सवेरे किचन से बातों की आवाजें आ रही थी। वो खुले बालों उंगलियों से समेट कर जूड़े में लपेटती चौखट तक आई। आयशा कुर्सी पर बैठी थी और अपने आगे खड़ी बहारे के बाल बना रही थी। आज घर के काम थे, सो जंगल नहीं जाना था, तो बहारे बाहर जदेसी गली में बच्चों के साथ खेलने जा रही थी। अब बहारे गुल अकेली जाएगी तो अच्छी लड़की बनकर जाएगी, ठीक है? आयशा नरमी से ताई चाहती इसकी चोटी गूंद रही थी। ठीक। बहारे ने इस बात में सर हिला दिया। और अच्छी लड़कियां जब बाजार से गुजरती हैं तो नजरें झुकाकर गुजरती हैं, ऐसे अगर ठोकर लग जाए तो? आयशा ने धीरे से मुस्कुराते हुए चोटी के आखिरी बल एक दूसरे में गूंदे। जो लड़की अल्लाह की बात मानती है, इसे अल्लाह ठोकर लगने नहीं देता, और जो नहीं मानती, इसे लगने देता है। इसने पानी बांध के निचले बालों को ब्रश किया, फिर शानों से थामकर बहारे का रुख अपनी जानिब किया। और अच्छी लड़कियां जब बाहर निकलती हैं तो कैसे चलती हैं? बहारे की पेशानी के बाल नरमी से संवारते इसने रोज का सबक दोहराया
और फिर से पूछा, वो इन दो लड़कियों की तरह चलती हैं जो कुएं पे मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई थीं। और वो दो लड़कियां कैसे चल रही थीं? इसने बहारे की पूरी घुंघरियाली लट कान के पीछे अड़ोसी। हया के साथ। और उमर बिन खत्ताब ने क्या कहा था? हया वाली लड़कियां कैसी होती हैं? वो हर जगह नहीं चली जाती, हर बात नहीं कर लेती, हर किसी से नहीं मिल लेती। बहारे ने उंगलियों पे तीनों नुकात जल्दी जल्दी दोहराए, जैसे से भागने की जल्दी हो। और याद रखना कि जब तुम में हया न रहे तो फिर जो चीज चाहे करो। बज़ाहिर नरमी से कहते आयशा की आंखों में मुतंबी उभरी जो बहारे को सीधा रखती थी। बहारे ने इस बात में सर हिला दिया और आगे बढ़कर बारी बारी आयशा के दोनों रुखसार चूमे। आयशा गुल, बहारे गुल तुमसे बहुत प्यार करती है। वो भागकर दरवाजे पे आई और तो हया इससे मिलने के लिए झुकी। इसने इसी तरह हया के दोनों गाल चूमे। हया सुलेमान, बहारे गुल तुमसे बहुत प्यार करती है, कहकर वो भाग गई, बाहर को भाग गई। तुम बहुत मेहनत करती हो इसके जहन साजी के लिए। वो आगे चली गई। वो जब तक बेदार होती थी वो दोनों बहनें हलीमा आंटी के घर से कुरान पढ़कर आ चुकी होती थी। करनी पड़ती है। छोटी लड़कियां तो नरम टहनी की तरह होती हैं, जहां मोड़ो मुड़ जाएंगी। अगर वक्त गुजरने के साथ टहनी रंग बदल ले, सूख भी जाए तो भी इसका रुख वही रहता है। मगर जो बड़ी लड़कियां होती हैं ना, वो कांच की तरह होती हैं। इसे मोड़ो तो मुड़ता नहीं है, जबरदस्ती करो तो टूट जाता है। कांच को तराशना पड़ता है जब तक इसकी किरचियां नहीं टूटती और अपने हाथ जख्मी नहीं होते। वो मर्जी के मुताबिक नहीं ढलता। सही कह रही हो। इसने इस बात में सर हिलाया। अच्छा, फोन किधर है? मेरा क्रेडिट खत्म है, पाकिस्तान फोन करना था। ओह सॉरी, ये पड़ा है। अब्दुल रहमान का फोन आया था, मैंने इधर ही रख दिया। और ये तुम्हारी चाय। इसने कार्डलेस फोन और हया के नाश्ते का वाहिद जुस चाय इसके सामने रखी। क्या कह रहा था वो? बेख्तियार ही वो पूछ उठी, हालांकि इसे भाषा में कोई दिलचस्पी ना थी। बस कुछ पेपर्स का पूछ रहा था, इसके कमरे में रखे थे। बहारे तो खुश हुई होगी इससे बात करके। नाश्ते के बर्तन समेटती आयशा के हाथ जरा सुस्त पड़े। एक आजर्दी इसके चेहरे पे बिखर गई। तुम बहारे को मत बताना, मैंने भी इसे नहीं बताया। वो इससे बात करने के लिए फोन नहीं करता, अपने काम के लिए करता है बस। वो उदासी से सर झटक कर काम करने लगी। हया खामोशी से फोन और चाय का कप लिए बाहर आ गई। घास पे शबनम के कतरों की चादर चढ़ी थी। बहार के फूल हर सू खुशबू बिखेरे हुए थे। वो घास पे बैठकर चाय के घूंट भरती ताया फुरकान का नंबर डायल कर रही थी। फोन इरम नहीं उठाया था। दुआ सलाम और रस्मी से हाल अहवाल के बाद वो बहुत चुपते हुए लहजे में बोली, तुम्हें आज कैसे ख्याल आ गया फोन करने का? आम दिनों में हया को इस फिक्रे से ज्यादा तब किसी शय से नहीं चढ़ती थी। इंसान जब किसी को फोन करे, चाहे साल बाद ही करे, तो अगले का ख्याल करके ही फोन करता है। इस पे किसी गिले से बात का आगाज करना मुखातिब को ये कहने के बराबर है कि आइंदा ये ख्याल करने की भी जरूरत नहीं है। मगर इसने अब जिंदगी में इतनी तकलीफ सह ली थी कि इसे महसूस नहीं हुआ, या फिर वो खुद ही नजरअंदाज कर गई। ठीक कह रही हो, मैं भी बस मसरूफियत के बायस कर ही नहीं पाती। तुम सुना कैसी हो? हाँ, मंगनी की बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। इरम का लहजा खासा रूखा था। चंद छोटी छोटी नरम सी बातें करके और इरम की छोटी छोटी तुंद बातों को नजरअंदाज करके इसने फोन रखा तो इसका दिल पहले से बहुत हल्का था। नेक्स्ट वन। इस रोज शाम में आयशा और बहारे जब अपने जानने वालों में किसी की फौतगी पे गई थी तो हया ने घर ठहरना मुनासिब समझा, मगर अब तन्हाई खाने को दौड़ रही थी। वो सारा दिन इकट्ठी होती थी, फिर रात को होटल ग्रैंड के गार्ड्स गेट पे और 2 गार्ड जदेसी के सिरे पे आकर पहरा देते थे, तो एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास घेरे रहता था। अलबत्ता अब वो बहुत तन्हाई महसूस कर रही थी। पहले तो वो ऊपर स्टडी रूम में आ गई, जहाँ इसकी तस्वीर दीवारों पे आवेज़ां थी। इसे यूं अपनी तस्वीर इधर देखकर हमेशा बहुत कोफ्त होती थी। वो मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों के दहाने पे जरा सी लड़खड़ाई टूटी सुर्ख जूती पांव से लटक रही थी। वो अपने सुनहरी सिक्कों वाले फ्रॉक में पाशा की सियाकार से निकल रही थी। और भी तुर्की और पाकिस्तान की बहुत सी तस्वीर पाशा के बंदे हर पल इसका ताकुब करते थे। इसे यकीन था वो बेदिली से
बाहर आ गई और इसको ब्लैकमेल करने के लिए इसने बहुत सा सामान इकट्ठा कर रखा था, मगर कोई कमजोरी तो पाशा की भी होगी। कुछ सोचकर इसने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। गोल चक्कर खाता लकड़ी का जीना तीसरी मंजिल तक जाता था। वहां पाशा का कमरा था। बाहर बात पे बात जिक्र करती, राहदारी का आखिरी कमरा। वो इधर गई तो नहीं थी, मगर जाने में हर्ज भी नहीं था। इसे इस घर के बारे में जानना जितना पता होता उतना अच्छा होता। वो नंगे पांव जीने चढ़ती ऊपर आई। चाबियों का गुच्छा इसने आयशे के दराज से निकाल लिया था। आखिरी कमरे का दरवाजा बंद था। इसने एक एक करके चाबियां लगाना शुरू की। चौथी चाबी पे लॉक खुल गया। इसने धीरे से दरवाजा धकेला। वो बहुत शहाना तर्ज का बेडरूम था। ऊंची छत, झिलमिलाता फानूस, दीवार गिर खिड़की के हल्के सुरमई मखमली पर्दे, कालीन में सुरमई सा कमरा गहरे नीले और सुरमई शीर्ष में आरास्ता किया गया था। कमरे में परफ्यूम की खुशबू फैली थी। खुशबू परफ्यूम के बेहद कीमती होने की चुगली खा रही थी। इसने ड्रेसिंग टेबल पर रखी नाजुक शीशों को देखा। एक से एक महंगा परफ्यूम इधर रखा था। वो इधर उधर कमरे में टहलती, हर शय का जायजा लेते हुए अलमारियों की तरफ आई। एक एक करके इसने पांचों पट खोलने की कोशिश की। पहले 4 लॉक थे, आखिरी खुला था। इसने पट खोला तो अंदर बहुत से कीमती नफीस 3-पीस सूट हैंगर्स में लटके थे। निचले खाने में एक ब्रीफकेस रखा था। इसने एहतियात से ब्रीफकेस उठाया और बेड पे आ बैठी। ब्रीफकेस लॉक नहीं था। हया ने इसे खोला, अंदर चंद फाइल्स रखी और ऊपर एक नोटपैड पे स्याह रोशनाई से तुर्की में कुछ नाम फेरिस की सूरत में लिखे थे। वो फेरिस उठाकर पढ़ने लगी। तभी ब्रीफकेस में बीप की आवाज आने लगी। वो चौंकी, अंदर कुछ बज रहा था। इसने घबराकर जल्दी से कागज अंदर डाला तो अंगूठे पे एक खुफकी स्याह रोशनी लग गई। बहुत तेजी से ब्रीफकेस को वापस रखकर बिस्तर की चादर की शिकन दुरुस्त करती वो बाहर आई। कमरा लॉक करके जब वो जीने उतर रही थी तो लाउंज का फोन बज रहा था। वो तकरीबन भागती हुई नीचे आई, फोन उठाया। हेलो। जवाबन लम्हे भर को खामोशी छाई रही। फिर एयरपीस में से अब्दुल रहमान पाशा की आवाज गूंजी। आयशा किधर है? वो दोनों किसी के घर गई हैं। वो जरा संभल कर बोली। आप क्यों पूछ रहे हैं? चंद लम्हे के लिए वो खामोश रहा, फिर बोला तो इसकी आवाज बेहद सर्द थी। आइंदा अगर आप मेरे कमरे में गई या मेरे ब्रीफकेस को खोलने की कोशिश की तो अपने पैरों पर घर वापस नहीं जा सकेंगी, समझी? वो बहुत जब्त से बोला था। हया के कदमों तले से जमीन सिरक गई। इसने घबराकर रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। फिर अंगूठे पर लगे स्याही के धब्बे को कपड़े से रगड़कर गोया सबूत मिटाने की कोशिश की। अब्दुर्रहमान को कैसे इल्म हुआ? इसका दिमाग कुछ भी समझने से कासिर था। अलबत्ता इसके अंदर कोई इसे कह रहा था कि अब इसे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन कसर बेयोग अदा और इन बहनों की कशिश, वो अजीब मखमसे में पड़ गई। नेक्स्ट पार्ट। ये अदा चाय के खेत हैं। अगले रोज आयशा ने इसे अपनी एक अजीजा कुबरा खानम का लहलहाता हुआ खेत दिखाते हुए बताया। अदा चाय का क्या होती है? इसने इस पौधे के तुर्की नाम का मतलब पूछा। अदा यानी जजीरा और चाय यानी टी। ओह अच्छा, हम भी टी को चाय ही कहते हैं। वो धीरे से हंसी। कुबरा खानम एक मुअम्मर खातून थी। इनकी फसल तैयार थी, मगर इनके पास कोई हेल्पर ना था जो इनके साथ फसल चुनता। तो आयशा के कहने पे हया ने लकड़ियां काटने के बजाय कुबरा खानम के साथ अदा चाय के पत्ते चुनने शुरू कर दिए। चमकते सूरज और ठंडी हवा के इम्तिजाज में काम करना मुशक्कत तलब था, मगर वह इस फितरत के करीब माहौल में खुश थी। कुबरा खानम से वो छोटी छोटी बातें पूछती रहती थी और जो बातें अब्दुर्रहमान पाशा के बारे में कर जाती वो इन्हें जहन में महफूज कर जाती। इसे होटल ग्रैंड के मामला में दिलचस्पी होने लगी थी। अब वो तन्हा कहीं आती जाती नहीं थी, वरना कई दफा इसका जी होटल ग्रैंड का चक्कर लगाने को चाहता था। वापस जाने का इरादा इसने फिलहाल मुलतवी कर दिया था। इसकी छठी हिस्स कहती थी कि बयो कदा में कुछ है, कुछ ऐसा जो इसे अगर मालूम हो गया तो इसके पास एक कीमती हथियार आ जाएगा जो मुस्तकबिल में इसके काम आ सकता है। शाम में वो तीनों साहिल के किनारे चटाई पे बैठी थी। आयशा को आज 2 सीप मिले थे, सो वह इन्हें खोल रही थी। हया आप बड़े सीप नहीं चुनती थी, बल्कि बादाम के साइज के सीपियों के खाली खोल रे से उठा लेती और अब इन्हीं के ढेर को लिए वो एक माला परो रही थी। साथ ही बहारे अपने पजल बॉक्स के स्लाइड्स को ऊपर नीचे कर रही थी। हया, मैं इसे कभी नहीं खोल पाऊंगी।
इसका लहजा मायूस कौन था। हया ने नन्हे होल को सुई में परोते सर उठाकर इसका उदास चेहरा देखा, फिर गर्दन आगे झुकाकर इस पर लिखी नज़म पढ़ी। ये तो बहुत आसान है बहारे, ठहरो, मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ। इसने दोबारा से वो नज़म पढ़ी, फिर समझ कर बोली, ये एक सफेद छोटी सी आंख है जो चांदी के संदूक में बंद होती है और वो संदूक नमकीन गहराई में रखा होता है। बहारे, वो कौन सी गहराई है जो नमकीन होती है? बहारे जो उदास नजरों से पजल बॉक्स को देख रही थी एकदम चौंकी। यहाँ होती है हमारी एपिसोड, और कब तक रहती है हया बहारे और आयशा के साथ, और आयशा गुल किस चीज को कुर्बान करने के बारे में बात कर रही है, और क्या वो वाकई अपनी अना कुर्बान कर देगी, और इस कुर्बानी के बाद क्या वो रब के रास्ते पे चल निकलेगी और आग से अपने आप को हमेशा के लिए बचा लेगी। सब चीज़ों को जानने के लिए आपको इंतज़ार रहेगा एपिसोड 7 का। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।